हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसका जो है 6th क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमने ये बताना है कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनमें जो मोहनजोदड़ो था उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हमने बताना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैप में कि जो मोहनजोदड़ो है वो जगह कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पड़ता है? अब हमारे पाकिस्तान में है। पहले जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था, जो लेकिन बाद में जो है जब बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो ये क्षेत्र कहाँ आता है? अब पाकिस्तान में। तो शुरू करते हैं अपना आंसर। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु के लरकाना ज़िले में स्थित है। देखिए सिंधु नदी यहाँ से बहती है, यहाँ लरकाना ज़िला है, वहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो है वो पड़ता है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी, खुदाई किसने की थी? 1922 में की थी राखल दास बनर्जी ने, जॉन मार्शल जो पुरातत्वविद थे उनके नेतृत्व में। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो 1921 में उसकी जो खुदाई थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, 1921 और 1922 याद रखना है आपको ये। अब हम देखते हैं कि सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब है मृतकों का टीला, मतलब एक ढेर, बिल्कुल जहाँ पर बहुत सारे जो है मृतक जो है, मृत शरीर आप कह सकते हैं। तो ये नाम जो है इसको कब दिया गया? मोहनजोदड़ो के पतन के बाद। पहले इसको जो है इसका नाम ऐसा नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर इसका पतन हो गया, मतलब बहुत सारे जो ये कह सकते हो कि मृतकों का टीला, मतलब यहाँ पर ढेर लग गया लाशों का, तो इसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। 5000 साल पहले की अगर बात करें, जब क्या था, ये एक विकसित नगर था, लेकिन 7 बार ये स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ। देखिए ये बार बार क्या होता रहा, बार बार इसका जो है ये नष्ट होता रहा, विनाश होता रहा, लेकिन फिर से जो है ये स्थापित होता रहा। इस पुरास्थल की खोज है वो हड़प्पा के बाद की गई थी। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा की खोज जो है वो की गई थी 1921 में, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो की गई 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनोखा पक्ष जो है वो शहरी केंद्र का विकास था। इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो इसका जो मेन जो शहरी केंद्र था वो जो है सबसे महत्वपूर्ण था कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? मोहनजोदड़ो। देखिए इस सभ्यता के दो ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई से जो है कुछ विशेषताएं हमारे सामने आई हैं, वो हम देखेंगे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो की गई तो हमने क्या देखा कि यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी वो बहुत सुनियोजित थी। यहाँ के जो घर थे वो अच्छे तरीके से बनाए गए थे, सिस्टमेटिक तरीके से। जो सड़कें थी वो जो है बहुत ही उनके ग्रिड पद्धति पर वो बनाई गई थी। इस तरह से जो है वो एक दूसरे को समकोण पर आकर जो है वो सड़कें जो है काटती थी, इस तरीके से चौराहों के रूप में आप देख सकते हैं। तो जो नगरीय सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उसको बनाया गया था। मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था, बहुत बड़ा एक शहर था। इसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग जो था वो था पश्चिम में एक दुर्ग का या किला, और जो पूर्व वाला भाग था उसको बोला गया है निचला नगर। देखिए मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। जो पश्चिमी जो था वो क्या था? वो ऊंचाई पर स्थित था, छोटा क्षेत्र था। जो पूर्वी था वो निचला क्षेत्र था, निचला नगर उसको कहा गया, लेकिन वो एरिया में वो बड़ा था। दुर्ग की संरचनाएं जो थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। जो दुर्ग है, जो जो पश्चिमी एरिया जो है वो क्या है, वो चबूतरे पर बना, ऊंचाई पर बनाया गया है। तो उसकी जो चबूतरा है वो किससे बनाया गया है? कच्ची ईंटों के द्वारा। और इसमें जो है बड़े बड़े भवन थे जो संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। दुर्ग में हमने क्या देखा कि प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के लिए बड़े बड़े भवन हमें देखने को मिले। दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवार बनाई गई थी जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। अब इसको निचले शहर से अलग करने के लिए क्या बनाया गया था? इसकी चार दीवारी की गई थी ईंटों के द्वारा। अब दुर्ग में कौन रहता था? या तो शासक रहते थे या उससे संबंधित जो लोग हैं, चाहे पुरोहित हो या फिर शासक के परिवार के लोग हैं, उस समय का जो भी राजा होता था। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? दुर्ग में।
और जो निचला क्षेत्र था वो क्या था कि वो दुर्ग की अपेक्षा जो है वो बड़ा था ज़्यादा। दुर्ग जो है वो छोटा एरिया था। इसमें रिहायशी क्षेत्र था, मतलब जो भी आम लोग थे, जो भी साधारण जनता थी, वो यहाँ पर रहती थी निचले शहर में, जिसमें साधारण जन और शिल्पी आदि, शिल्पी मतलब शिल्पकार जो मनके वगैरह बनाते थे, जो भी उद्योग जिन्होंने स्थापित कर रखे थे, वे लोग कहाँ रहते थे? निचले नगर में। निचला जो शहर था उसकी भी चार दीवारी की गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। देखिए, दुर्ग तो बनाया गया है चबूतरों पर, कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो निचला शहर है वहाँ पर भी जो कुछ भवन है उनको भी चबूतरों पर बनाया गया था। प्राय जो सभी बड़े मकान थे उनमें क्या क्या होता था? रसोई घर भी होता था, अलग से शौचालय भी होता था, और लगभग घरों में हमें कुएं भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर। सभी जो बड़े मकान थे उनका नक्शा लगभग एक जैसा था, मतलब उनको बनाने का जो तरीका था वो सबका लगभग एक ही जैसा उनको बनाया गया था। इसीलिए इस सभ्यता को इतना सुनियोजित जो कहा गया है कि भाई सब कुछ बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसमें बनाया गया था, चाहे वो जल निकास प्रणाली हो, चाहे इनकी वो सड़कें हों, या फिर इनके घर हों। अब घर कैसे बनाते थे? एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ जो है कमरे बनाए जाते थे। इस तरह से आप कह सकते हो कि एक बीच में जो है आंगन है और उसके चारों ओर जो है ये लोग क्या करते थे? कमरे बनाते थे। बड़ा सा आंगन होता था बीच में। तो घरों के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इनके जो क्या है मेन बात, जो इनके घर होते थे वो एक या दो मंजिला होते थे, लेकिन जो खिड़कियां या दरवाजे हैं वो ये नहीं है कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो घर होते हैं वो कैसे खुलते हैं, उनका मेन जो गेट होता है वो या तो सड़क पर या गली में खुलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके घर जो है वो मेन सड़क पर नहीं बल्कि बैक साइड में पीछे की तरफ खुलते थे, और दरवाजे भी इस तरह से बनाते थे ये घर के कि उसके जो दरवाज़ा है उसके आगे जो है एक बड़ा सा कमरा बना दिया गया, ताकि जो अंदर का एरिया है कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति है वो घर के अंदर ना झांक सके वही कि इस घर में क्या हो रहा है। मतलब ये लोग प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखते थे। इनके जो आप दो मंजिला घर देखोगे तो उसकी भी एक खास बात थी कि जो नीचे वाली मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां मिलेंगी, जो नीचे वाली मंजिल है उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। और इस तरीके से ये घर बनाते थे, दरवाजे बनाते थे कि भाई कोई भी जो है वो घर के अंदर ना झांक सके। यहाँ पर एक आप इमेज देख सकते हो, इसमें एक ऊंचाई पर जो स्थित है उसको दुर्ग बोला गया है, नीचे का जो एरिया था उसको जो है निचला जो है शहर बोला गया है। ऊंचाई पर जो स्थित है जो वो पश्चिमी एरिया है, नीचे का जो एरिया है वो पूर्वी है। ऊंचाई वाला जो भाग है वो छोटा है और नीचे वाला भाग जो है वो बड़ा है। ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं, इसके आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है उसको जो है दो भागों में अगर बांटा गया है तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो अगली बात थी मोहनजोदड़ो की वो क्या थी कि व्यवस्थित सड़कें और नालियाँ थी। यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई, मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो ग्रिड पद्धति पर जो है सड़कें बनाई गई थी, और नालियाँ हैं जो जो जल निकासी प्रणाली है इनकी वो भी बहुत सुनियोजित थी। मोहनजोदड़ो की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था वहाँ की सड़कों और नालियों की व्यवस्था भी थी। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि स्वयं हवा से ही वो उनकी सफाई हो जाती थी। देखिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई हैं, मतलब खुला एरिया है, इस तरीके से वो बनाई गई थी कि जब हवा चलती थी तो वो अपने आप ही वो जो सड़कें हैं वो साफ़ हो जाती थी। इनकी सड़कों की चौड़ाई भी जो है वो 13.5 फुट है और 13.5 फुट से 33 फुट तक है, मतलब काफ़ी चौड़ी चौड़ी जो है सड़कें हैं। और नालियाँ हैं वो 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी होती थी। अब जो नालियाँ हैं वो कैसे बनाई गई हैं? वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाई गई हैं और ढकी हुई हैं। ये नहीं है कि भाई नालियाँ खुली हुई हैं, नहीं, जो नालियाँ बनी हुई हैं पहले घरों की जो नालियाँ हैं वो छोटी हैं, फिर वो घरों की नालियाँ जो गली की नालियाँ हैं उनसे जाकर मिलती हैं, और जो गली की नालियाँ हैं वो जो मेन जो शहर के जो नगर का जो बड़ा नाला है उसके अंदर जाकर वो सारी नालियाँ मिलती हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये नालियाँ उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे उनमें हमें देखने को मिलेंगी। जल निकासी की प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण थी। नालियाँ पक्की ईंटों से ढकी हुई थी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर भी लगे थे ताकि उनकी साफ सफाई भी की जा सके।
जो भी नालियाँ बनाई थी उनको ढका गया था और जगह जगह पर उनमें जो है मेन हॉल बनाए गए थे, ताकि जो है अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा सके। और हमें क्या देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो में, वो है विशाल स्नानागार, अन्नागार व भवन। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के किले में है। देखिए यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ा तालाब जलाशय देखने को मिला। वो कहाँ मिला? वो पश्चिमी भाग में जो दुर्ग है वहाँ देखने को मिला। इसकी संरचना के अनोखेपन और दुर्ग क्षेत्र की कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। ये जो जलाशय बनाया गया था, इसको इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, बड़ा सा जलाशय था और इसको पानी भरने के लिए इसके पास ही जो है वो कुएँ थे और इसके आसपास ही जो है छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं है कि भाई डेली रूटीन में इसका प्रयोग करते थे ये लोग किसी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम होता होगा, जब सब लोग जो है मिलकर इकट्ठे होते होंगे, तब ये लोग इसका स्नान करने के लिए प्रयोग करते थे इस जलाशय का। अब मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है? दुर्ग में मिलने वाला अन्नागार है। दुर्ग जो एरिया है, उस जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमें क्या मिला है? एक अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या है? जहाँ पर ये अनाज का भंडारण करते थे, सुरक्षित रखते थे उसको। इसमें जो है ईंटों के बने खंड मिले हैं, जिसमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बनाए गए थे। अब जो अन्नागार है उसमें क्या है? ईंटों के छोटे छोटे जो है खंड है, मतलब रोशनदान बनाए गए हैं। रोशनदान का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वेंटिलेशन के लिए करते हैं। लेकिन ये जो है क्या है कि ढका हुआ है, तो प्रकाश के लिए इसका जो है इसमें छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए हैं, ताकि रोशनी है जो वो अंदर आ सके। अन्नागार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे की कई कतारें भी जो थी। अब जो अन्नागार मिला उसके दक्षिण में हमें क्या देखने को मिला कि जो ईंटों के चबूतरों की जो लाइनें हैं वो वहाँ पर बनाई गई हैं। मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग क्षेत्र है उसमें विशाल स्नानागार की तरफ एक लंबा भवन भी हमें मिला। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह भवन किसी बड़े उच्च अधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवनों में एक सभा कक्ष भी होता था। देखिए हमने देखा कि जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर दुर्ग है, टीला है, जो ऊंचा एरिया है, और एक निचला शहर है। तो दुर्ग में एक बड़ा सा भवन मिला, जो ऊंचाई वाला एरिया है, पश्चिमी एरिया, उसमें एक बड़ा भवन मिला। तो ये सोचा गया कि भाई ये इसमें कोई या तो राजा, शासक, इस तरह के जो लोग रहते होंगे, या कोई उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर रहता होगा। वहाँ पर एक सभा कक्ष भी मिला, जिसमें हो सकता है कि भाई वे लोग, जो राजा है वो प्रजा के साथ या अपने महत्वपूर्ण लोगों के साथ जो है बैठकर मीटिंग वगैरह जो है वो करता होगा। इस तरह का एक सभा कक्ष भी वहाँ पर, उसके भी अवशेष हमें मिले हैं। अब वो कैसा था कि जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियाँ थी। ये चबूतरे ईंटों के बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे लगाए गए थे। इसमें पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। तो जो भी ये जो भवन मिला है उसमें एक सभा कक्ष भी था। वहाँ पर क्या है कि 5-5 ईंटों की ऊंचाई के जो है चबूतरे बनाए गए हैं। हो सकता है ये अन्य लोगों के बैठने के लिए बनाए गए हों, और उन पर जो है लकड़ी के खंभे लगाए गए थे। और जो पश्चिम की और जो कमरों की एक कतार में क्या मिला है? एक पुरुष की प्रतिमा। हो सकता है कि वो प्रतिमा किसी शासक को दर्शाती हो कि भाई जो शासक है, जो राजा है, वो बैठकर यहाँ पर सभा जो है वो करता होगा। इस तरह की जो है कुछ इमेज आप देख सकते हो। इस तरह के जो है जो अन्नागार के इनके जो है गड्ढों के रूप में भी ये बनाते थे। तो इस तरह से अन्नागार भवन जो है वो हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो जो था वो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया एक नगर था, एक शहर था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।